ये सभ्यताएं जो मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूं ये बड़ी इंपॉर्टेंट है और इनसे ही क्वेश्चन आएगा। अगर व्याख्याता बनना है, बड़ी नौकरी लगनी है, आरएस प्री निकालना है, अच्छे एग्जाम पास करना, आरएस मेंस निकालना है, तो ये जो सभ्यताएं मैं अभी आपको बता रहा हूं, जैसे अभी मैंने 3 बड़ी सभ्यताएं आपको बताई, 3 ये बता रहा हूं, तो ये वास्तव में इनके क्वेश्चन जबरदस्त आ रहे हैं एग्जाम में। आजकल जो कालीबंगा, बेराट, गणेश्वर, आहड़, ये अगर सिलेबस में स्पष्ट लिखी है तो ही क्वेश्चन बनता है, नहीं तो नहीं बनता है। तो देखते हैं, चलो तो शुरुआत करते हैं। जोधपुरा, नाम जोधपुरा है पर जगह जयपुर जिले में है। जोधपुरा कहां पर है? जयपुर में है। जोधपुरा जयपुर जिले के अंदर है। जयपुर में एक नदी सुनी होगी आपने, साबी नदी, ज्योग्राफी में कभी पढ़ा होगा। साबी नदी के किनारे हैं, सेवर की पहाड़ियों से निकलती है साबी नदी। साबी नदी के किनारे जोधपुरा सभ्यता विकसित हुई है। इसका उत्खनन का कार्य रतनचंद्र अग्रवाल ने किया है। उत्खनन राजस्थान में रतनचंद्र अग्रवाल या आर.सी. अग्रवाल, रतनचंद्र अग्रवाल इनका सहयोगी रहा है, विजय कुमार। इन्होंने क्या किया है? उत्खनन का कार्य इसका किया है। जोधपुरा का जयपुर जिले के अंदर है। ताम्रकाल की तो जानकारी देती है, तो ताम्रकाल की जानकारी देने से एक तो हमें चीजें क्लियर हो गई कि कपिस्वर्णीय मर्दभांड है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ताम्रकाल की विशेषता कपिस्वर्णीय होती है। और एक यहां पर लोह युग की जानकारी मिली है। लोह युग की जानकारी मिलने का मतलब है स्लेटी रंग के मर्दभांड मिलना। दोनों ही चीजें यहां पर है। एक तो यहां पर कपिस्वर्णीय मर्दभांड मिले हैं, कपिस्वर्णीय कह दो या गेरुए कह दो या गेरिक कह दो, एक ही बात है, मृद भांड मिले हैं। तो इससे किस काल का पता चलता है? ताम्रयुगीन है, ताम्रयुगीन सभ्यता है ये। उसके अलावा यहां क्या मिला है? स्लेटी। जो नोह है वही है, नोह के साथ ही है। नोह में ऐसी दिक्कत, यही चीजें थी नोह भरतपुर में। स्लेटी रंग के चित्रित मर्दभांड या चित्रित स्लेटी लिखा आ सकता है, एक ही बात है, चित्रित स्लेटी, स्लेटी मर्दभांड। या स्लेटी की जगह हिंदी वर्ड एक और आता है जिसे कहते हैं अपन धूसर, धूसर मृदभांड। स्लेटी को धूसर भी कहा जाता है। तो यह लोह युग की विशेषता है। तो यह लोह युगीन भी है, ताम्रयुगीन भी है, लोह युगीन भी है। यह नोह की तरह ही है बिल्कुल। नोह और जोधपुरा साथ की है। अब यहां पर कुछ स्पेशल चीजें अपन देखें तो यहां पर एक स्पेशल चीज है जोधपुरा की कि यहां पर जो छत है, जो छत मिली है, स्पेशल विशेषता है, छतों पर टाइल का प्रयोग हुआ है, मिट्टी की छतों पर टाइल का प्रयोग हुआ है। यह पहली बार हुआ है जहां छतों पर टाइल का प्रयोग हुआ है। लोह युग की तो है, यहां लोहे गलाने की जो है वो भट्टी भी मिली है, लोहे गलाने की भट्टी मिली है, लोहे गलाने की भट्टी मिली है। दो मेन तो इनका सीन यही है, नोह का सीन भी मेन ये है। मेन इन्होंने देखो, कई सभ्यताएं अपन ने देखी है कि जो 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 काल देख रही है, लेकिन उसका कोई ना कोई मेन होता है। इसका ताम्र है, नोह का भी ताम्र है, जोधपुरा का भी ताम्र है मेन। ठीक है, लोहे गलाने की यहां भट्टी मिली है, लेकिन लोहे की कुछ ज्यादा सामग्रियां यहां पर नहीं मिली है। उसके अलावा यहां पर ईंटों की दीवार मिली है, वो नोह में भी मिली है। ठीक है, तो मिल ही रही है, नोहे जैसी सभ्यता है, बिल्कुल हूबहू है। स्पेशल चीज है तो वो छतों पर टाइल है, लोहे गलाने की भट्टी मिली है यहां पर। उसके अलावा यहां पर एक मिट्टी का स्टैंड मिला है, मिट्टी का स्टैंड, मिट्टी का स्टैंड मिला है। अंग्रेजी में भी वर्ड लिखा आ सकता है डिश ऑन स्टैंड, डिश ऑन स्टैंड। एक पात्र मिला है जो मिट्टी का नीचे स्टैंड भी है उसके, इस टाइप का पात्र यहां पर मिला है। यहां पर एक चीज और है कि यहां के जो मर्दभांड है उन पर कहीं ना कहीं सेंधव प्रभाव भी देखने को मिलता है। यहां के मर्दभांडों पर जो ताम्रकाल के हैं, ये जो ताम्रकाल के मृदभांडों
पर, ये कोई खास इंपॉर्टेंट बात नहीं है। सेंधव प्रभाव देखने को, सिंधु घाटी का प्रभाव लाल वाला सेंधव प्रभाव देखने को मिलता है। ठीक है, ये कोई खास बात नहीं है। तो ये है अपनी जोधपुरा। कुछ नई चीजें नहीं देखी अपने। ताम्रयुगीन बर्तन मिल गए, स्लेटी, छतों पर टाइल्स वाली मेन बात आ गई, लोहे गलाने की भट्टी, और कोई खास बात नहीं है। ये मिट्टी का स्टैंड वगैरह है, साबी नदी के किनारे हैं। ये है जोधपुरा। ठीक है, उसके अलावा एक सभ्यता है जिसका नाम है नगरी। ये नगरी कहां पर है, ये नगरी के बारे में थोड़ा सा जानो। ये नगरी, नगरी चित्तौड़गढ़ में है। कहां पर है, चित्तौड़गढ़ में। नगरी का जो प्राचीन नाम था, इसका प्राचीन नाम नगरी का वो था माध्यमिका, मध्यमिका। इसका प्राचीन नाम था माध्यमिका। माध्यमिका कहा जाता था इसको, माध्यमिका कह दो, मध्यमिका कह दो, एक ही बात है। इसे मध्यमिका, ये इसका प्राचीन नाम था। अभिलेखों में इसे इसी नाम से जाना गया है। यह जब जनपद युग चलता था तो ये सीवी जनपद की राजधानी हुआ करती थी। सीवी जनपद की राजधानी थी ये। तो यहां पर सीवी जनपद के बहुत सारे सिक्के मिले हैं, इसीलिए तो हमने इसको राजधानी घोषित किया है। सीवी जनपद के सिक्के मिले हैं। एक जनपद हुआ करता था, अलग से टॉपिक पढ़ेंगे अपन जनपद। तो जो सीवी जनपद हुआ करता था, उस जनपद की ये नगरी राजधानी थी। उस समय इसे माध्यमिका, मध्यमिका कहा जाता था। ये बेड़च नदी के किनारे है। कौन सी नदी के किनारे है, चित्तौड़गढ़ में बेड़च नदी है ना, बेड़च नदी के किनारे। चित्तौड़ में ये बेड़च नदी के किनारे स्थित है। इसकी खोज अगर शुरुआत की बात करें तो कार्लाइल ने की थी इसको। सबसे पहले जो प्रकाश में लाया था 1872 के आसपास की बातें। कार्लाइल इसी समय खोज रहा था सबको, 1871-72 के आसपास। इसको ये काम कनिंघम ने दिया था। अगर भारत में अपन अगर माने ना खोज करता, तो भारत में सबसे पहले ऐसे काम करने वाला कनिंघम था और उसका सहयोगी था कार्लाइल। वैसे इसकी विस्तृत बात करें उत्खनन की, तो इसका उत्खनन है वो लगभग 1919-20 के आसपास में D.R. भंडारकर ने करवाया था। डॉक्टर D.R. भंडारकर आधुनिक शोध करता है। भंडारकर ने इसका शोध किया, यहाँ पे शिव मंदिर भी प्राप्त किया। बाद में इसका विस्तृत एक साउथ का था, उसने करवाया था लगभग 1961-62 के आसपास। सौंदराजन नाम था उसका, सौंदरराजन, श्री सौंदराजन ने इसका उत्खनन करवाया था बाद में विस्तृत रूप से। अगर अपन इसकी बात करें, नगरी, नगरी जो माध्यमिका कहलाती थी या सीवी कहलाता था, इस राज्य का नाम सीवी हुआ करता था। तो इस माध्यमिका का जो उल्लेख मिलता है, नगरी नहीं, नगरी तो अब है इसका नाम, पहले तो माध्यमिका ही हुआ करता था। अभिलेखों में इसका नाम माध्यमिका ही है। इस माध्यमिका जो अपन को जानकारी मिलती है माध्यमिका की, कई जगह पर मिलती है। जैसे कि इस माध्यमिका की जानकारी, माध्यमिका की जानकारी, मध्यमिका की जानकारी हमें मिलती है। वो मिलती है जानकारी पाणिनि की अष्टाध्यायी में। पाणिनि, पाणिनि नाम सुना होगा कि अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी, पाणिनि की अष्टाध्यायी जो पुस्तक है उसके अंदर इसकी जानकारी है। उसके अलावा अजमेर में एक गांव है बडली, बडली का अभिलेख, उसमें भी इसकी जानकारी है। बडली का अभिलेख अजमेर में काफी प्राचीन माना जाता है। राजस्थान का सबसे प्राचीन लेख माना जाता है बडली का लेख, उसमें भी इस मध्यमिका की जानकारी है। उसके अलावा जो पतंजलि की जो पुस्तक है, पतंजलि की जो पुस्तक है महाभाष्य, पतंजलि की महाभाष्य में भी इसका उल्लेख है। उसमें बताया गया है यवन आक्रमण, यहां पर यवन आक्रमण हुआ था। यवन यानी यूनानियों आक्रमण की जानकारी है। पतंजलि की महाभाष्य पुस्तक में वो यवन आक्रमण की जानकारी इसके अंदर मिलती है।
यवन यानी यूनानियों के आक्रमण की जानकारी। और उसी समय यूनानियों का आक्रमण हुआ होगा, क्योंकि यहां पर सिक्के भी मिले हैं यूनानियों के, जो इंडो यूनानी शासक थे। इंडो यूनानी का मतलब है यूनानी शासक जो भारत में बस गए थे। मैं पहले बता चुका हूं, ये सब समझा चुका हूं इंडो यूनानी कौन थे। इंडो यूनानी शासक था मिनांडर। मैंने ये आपको बेराट में चित्र सही समझाया है। मिनांडर के सिक्के बेराट में भी मिले हैं, यहां पर भी मिले सिक्के मिले। इसका मतलब है यवन, यवन यानी यूनानी, इनके आक्रमण हुए थे, इंडो यूनानियों के आक्रमण हुए थे। मिनांडर, तो मिनांडर के सिक्के यहां से मिले हैं। उसके अलावा यहां पर कुषाण कालीन एक मजबूत दीवार मिली है। मजबूत दीवार, शायद कोई दुर्ग का परकोटा टाइप का होगा। ऐसे परकोटे कुषाण काल में खूब बने थे। तो कुषाण कालीन यहां पर मजबूत दीवार भी मिली है। नगर सुरक्षा के लिए कोई परकोटा टाइप का होगा, तो कुषाण कालीन एक दीवार यहां पर मिली है। उसके अलावा यहां पर एक स्थान मिला है जिसे हाथीबाड़ा कहा जाता था। क्या कहा जाता था? हाथीबाड़ा। हाथीबाड़ा स्थान, यह भी मजबूत दीवार से, पत्थरों की मजबूत दीवार, बड़े बड़े पत्थरों की मजबूत दीवार से सुरक्षित किया गया था। तो यही न कहीं वो दीवार ही है कुषाणकालीन। हाथीबाड़ा इसलिए नाम रखा है कि कहा जाता है जब अकबर ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया था तब वो यहाँ ठहरा था और उसने हाथी बांधे थे, तो गांव में उस जगह का नाम प्रचलित हो गया था हाथीबाड़ा। जब अकबर ने चित्तौड़ पे आक्रमण किया था 1568 में, तो वो इधर से ही आया था, तो इसे हाथीबाड़ा भी कहा जाता है क्योंकि उसने हाथी बांधे थे। ठीक है, कई ऐसे जो साहित्य हैं जिनमें अपन को इसकी जानकारी मिलती है, चाहे 6ठी शताब्दी में गुप्त काल में वराहमिहिर हो, चाहे जैन कवि सोमदेव हो 10वीं शताब्दी में, इस नगर का उल्लेख होता रहा है। चाहे यहीं लिखा दो, चाहे इसकी वराहमिहिर हो, वराहमिहिर 6ठी शताब्दी में गुप्त काल में वो हो, चाहे जैन सोमदेव हो, इन सब ने कहीं ना कहीं माध्यमिका का नाम का उल्लेख किया है। तो माध्यमिका काफी फेमस जगह थी, सीवी जनपद की राजधानी हुआ करती थी। ये कहा जाता है ये सीवी जाति है वो पंजाब से आई थी और पंजाब पे आके इस पे राज किया था। अपन पढ़ेंगे भी, जब जनपद में अलग से पढ़ाऊंगा तब। यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट बात है, यहां पर हमें जो नगरी है, यहां पर एक लेख मिला है जिसे नगरी का लेख कहते हैं। उसकी सबसे बड़ी बात है कि उसमें एक राजा का उल्लेख मिलता है जिसका नाम है सर्वतात। अब सर्वतात राजा कौन था, क्या था, वो तो अपन को जानकारी मिलती नहीं है, जितनी नगरी के लेख में मिल रही है। नगरी के लेख में जो सर्वतात नामक राजा की जानकारी अपन को मिल रही है। तो नगरी का लेख मोस्ट है। नगरी का अभिलेख, नगरी का जो अभिलेख है उसमें हमें एक राजा की जानकारी मिलती है जिसका नाम है सर्वतात। राजा सर्वतात के अश्वमेघ यज्ञ कराने की जानकारी मिलती है। तो एक तो हमें यह जानकारी मिल गई अश्वमेघ यज्ञ की। अश्वमेघ यज्ञ की जानकारी देने वाला अभिलेख कौन सा है? नगरी अभिलेख। कि राजा सर्वतात ने अश्वमेघ यज्ञ करवाया था और उस अश्वमेघ यज्ञ के बाद में उसने क्या किया, यहां पर एक मंदिर बनवाया था भगवान श्री कृष्ण और वासुदेव का। तो भगवान, इसी सर्वतात ने भगवान वासुदेव वह श्री कृष्ण का मंदिर बनवाया, श्री कृष्ण का मंदिर बनवाया। ये जानकारी हमें इस नगरी के लेख में मिलती है। वासुदेव किसे कहा जाता है? भगवान श्री कृष्ण को कहा जाता है। श्री कृष्ण किसे कहा जाता है? बलराम को कहा जाता है। वासुदेव के जो भाई थे बलराम, उनको कहा जाता है। ये जो भागवत धर्म होता है, भागवत धर्म को जो मानते हैं, तो कुल मिला के मैं ये कह सकता हूं कि भागवत धर्म की जानकारी है। वासुदेव, भगवान श्री कृष्ण को वासुदेव और उनके भाई श्री कृष्ण, इनके पूरे परिवार की पूजा जहां होती है वो भागवत धर्म कहलाता है। तो भागवत धर्म की जानकारी अगर हमें कोई दे रहा है तो वो नगरी का लेख दे रहा है। ठीक है, भागवत धर्म की जानकारी। उसके अलावा जो डीआर भंडारकर है जिसने यहां पर उत्खनन करवाया था,
यहां पर इसने एक शिव मंदिर भी प्राप्त किया है। तो शिव मंदिर के अवशेष प्राप्त हुए हैं, शिव मंदिर। और ये कहा जाता है ये गुप्तकालीन नहीं, गुप्त से प्राचीन है, पूर्व गुप्तकालीन कह सकते हो इसको। कुछ इतिहासकार इसे गुप्तकालीन कहते हैं। मंदिर के अवशेष प्राप्त, लेकिन ये अभी शिव मंदिर है। देखो पहले कहा जाता है कि ये शायद विष्णु का मंदिर रहा होगा, क्योंकि इस अभिलेख के अनुसार बाद में जब मुसलमान आक्रमणकारी ने क्या किया था, इस मंदिर को जब तोड़ दिया, तोड़ने के बाद में यहां जब दोबारा इसका थोड़ा बहुत करके इसको शिव मंदिर में कन्वर्ट किया गया होगा। ठीक है। उसके अलावा अगर यहां पे देखें तो और तो कौन कौन सी जानकारियां देख सकते हो आप। ठीक है। हाँ, एक अगर अपन देखना चाहें तो कहा जाता है कि यहाँ जो बौद्ध स्तूप है, बौद्ध स्तूप की भी जानकारी मिली है, यहाँ पे बौद्ध धर्म की भी जानकारी मिली है। और तो यही देख लो, बौद्ध स्तूप के खंडर, बौद्ध स्तूप की जानकारी, एक दो खंबे मिले हैं यहाँ पे बौद्ध स्तूप के, उससे भी एक आइडिया बन जाता है कि शायद यहाँ पर बौद्ध धर्म रहा होगा। उसके अलावा यहाँ पर एक जो है पुरुष का चेहरा मिला है। ठीक है। एक पुरुष का सर मिला है पत्थर का। ठीक है। और उस पे देखने को जो प्रभाव देखने को मिलता है वो मिलता है यूनानी और रोमन प्रभाव। तो ग्रीक रोमन प्रभाव युक्त पुरुष शीर्ष मिला है, पुरुष सिर। ऐसा लग रहा है, उसकी कलाकारी देखने पर लग रही है जैसी कलाकारी यूनान और रोम की सभ्यताओं में हुआ करती थी। ठीक है। वैसी कलाकारी यहां पर देखने को मिली है। उसके अलावा तो क्या है, यहाँ पे कुछ नहीं है देखने को, मेरा गया हुआ है, यहाँ पे कुछ नहीं है। अब एक वो मंदिर, ईंटों का मंदिर जो जो मैं बता रहा हूँ, कोई विष्णु मंदिर कह रहा है, कोई शिव मंदिर कह रहा है, वो जरूर यहाँ पर है। जो DR भंडारकर ने बताया है वो जरूर है, बाकी यहाँ पे कुछ नहीं बचा है। तो एक मेवाड़ में एक इतिहासकार हुए गौरी शंकर हीरानंद ओझा, उन्होंने कहा कि यहाँ पर थे, लेकिन गांव के लोगों ने यहाँ के पत्थर काम में ले लिए। ये सभ्यता जब मुस्लिम आक्रमणकारियों के द्वारा नष्ट कर दी गई तो गांव के लोगों ने क्या किया, इन पत्थरों का उपयोग ले लिया होगा। और भी उन्होंने लिखा है कि इन पत्थरों का उपयोग है कि जो गोसुंडी की बावड़ी बनी थी ना, गोसुंडी की बावड़ी संगार देवी ने बनाई थी, तो वो गोसुंडी के बावड़ी में जो पत्थर लगे हुए हैं वो सब यहीं से ले जाए हुए हैं नगरी से। तो हो सकता है बाद के राजाओं ने यहाँ से विशाल पत्थर है नगरी से ले गए हों, तभी नगरी में नहीं मिलते वो पत्थर। बाकी नगरी तो बहुत बड़ा शहर, पत्थरों का शहर हुआ करता था। तो ये बातें थोड़ी सी किसके अंदर ध्यान रखनी है। उसके अलावा कहा जाता है कि यहां पर अकबर रुका था जब चित्तौड़ पर उसका अधिकार हो गया था। ठीक है। अकबर यहां पर रुका था, तो अकबर ने क्या किया था, यहां पे प्रकाश स्तंभ स्थापित करवाए थे अकबर ने। एक तो यहां के पत्थरों को, यहां के पत्थरों से गोसुंडी की बावड़ी बनी है, गोसुंडी बावड़ी बनी है, बावड़ी बनी है। ये कौन कह रहा है, GH ओझा, GH ओझा कह रहा है पत्थर ले गए यहां से, राजा ले गए। गौरी शंकर हीरानंद ओझा कह रहे हैं। उसके अलावा यहां जो अकबर था, अकबर ने यहां स्थापित करवाए, अकबर यहां रुका था, हाथी बांधे थे, तभी हाथीबाड़ा स्थापित अकबर ने स्थापित करवाए। दीप स्तंभ या दीपक स्तंभ, दीप स्तंभ क्या होते हैं, स्तंभ यानी खंबा, खंबे में ऊपर आग लगाकर ताकि रोशनी रहे, क्योंकि अकबर ने यहाँ डेरा डाला था ना, तो इन्हें दीप स्तंभ, प्रकाश स्तंभ, उपदीवट कई नामों से जाना जाता है। ठीक है। दीप स्तंभ कह दो, प्रकाश स्तंभ कह दो, रोशनी बनी रहे रात को तो प्रकाश स्तंभ कहा जाता है, या अगर उपदीवट नाम भी इनका चलता है, उपदीवट। तो आज भी ऐसे खंबे हैं वहां पे, तो कहा जाता है कि अकबर ने यहां आग जला के अकबर रहा होगा।
तो इस प्रकार का ये नगरी सभ्यता थी। उसके अलावा अगर अपन बात करें तो रंगमहल, रंगमहल, ये क्वेश्चन देखो खतरनाक क्वेश्चन आएंगे इन सभ्यताओं के। और इन सभ्यताओं के बारे में हम इतना नहीं पढ़ते और हर एग्जाम में अपन को नया क्वेश्चन देखने को मिल रहा है हर बार। आप सोचते हो ये क्वेश्चन आता कहां से है, आता यहां से है भाई। तो पूरी तरह से तैयार रहो आप। ये कौन सी नदी के किनारे, वही सिंधु घाटी का ही एक पार्ट है, ये घग्गर नदी के किनारे है। जैसे कालीबंगा है ना, उसी प्रकार से। तो कालीबंगा के साथ ही लगभग ये विकसित हुआ था। इसका अगर शुरुआती बात करूं ना मैं, उत्खनन, तो बहुत पहले शुरुआत में एक डॉक्टर टेसीटोरी ने करवाया था। हनुमानगढ़ में है ये, कालीबंगा भी तो हनुमानगढ़ है, उसके पास ही तो है घग्गर नदी में। उत्खनन है वो डॉक्टर टेसीटोरी ने करवाया था। टेसीटोरी जो कि बीकानेर में था, और पहले हनुमानगढ़ बीकानेर में ही आता था। टेसीटोरी इटली का निवासी था जो राव गंगा सिंह के समय बीकानेर आया था। उसने कुछ शोध कार्य करवाए थे। वैसे इसका विस्तृत जो शोध कार्य वो श्रीमती हन्नारीडे ने करवाया था। इसका विस्तृत जो उत्खनन है, जो मेन उत्खनन करता है वो वही है, श्रीमती हन्नारीड, स्वीडन की थी ये। श्रीमती हन्नारीड ने इसका विस्तृत उत्खनन करवाया। लगभग अगर डेट देखो तो यही मेन है, 1952 से 54 के आसपास में। वही जब कालीबंगा है ना उसके आसपास ही। और मृदबांड कैसे हैं, कालीबंगा जैसे सेम टू सेम मृदबांड, क्योंकि ये सिंधु घाटी का ही तो अंग है ना। सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी, सिंधु सभ्यता कह दूं या मैं कहूं कालीबंगा के समकालीन है, या उसका अंग है। सिंधु घाटी का अंग है तो कालीबंगा के समकालीन टाइप ही है। तो कालीबंगा में कौन से मर्दबांड चलते थे सिंधु घाटी में, वो के वही मर्दबांड यहां मिलेंगे जो कालीबंगा में। कौन से हैं, मृदबांड, वही लाल रंग के, जिनको मैं गुलाबी भी कहता हूं, लाल कह दो या गुलाबी रंग के। और क्या विशेषता थी, और आपने देखा था कि इन मर्दबांडों पर काले रंग की आकृतियां थी, काले रंग की जो डिजाइनें थी, काले रंग की डिजाइनें थी, ज्यामिति आकृतियां थी, वो की वही है। कालीबंगा वाले बर्तन ही है यहाँ। अरे कालीबंगा के साथ का ये भी सिंधु घाटी का ही पार्ट है। मैंने कालीबंगा में भी शायद लिखाया होगा आपको, ठीक है ये। उसके अलावा यहां देखें तो रंगमहल में कोई खास बात पहले लिखा देता हूं, मेन बात देखें यहां पर। तो यहां पर हमें जो एक तो टोटीदार घड़े मिले हैं। टोटीदार घड़े हमें बेराट में भी मिले हैं। टोटीदार घड़े मिले हैं। ये कोई खास तो इंपॉर्टेंट बात नहीं है, टोटीदार घड़े मिलना यहाँ पे। यहाँ पर हमें तांबे के सिक्के मिले हैं। तांबे के सिक्के लगभग 105 तांबे की मुद्राएं मिली है यहाँ पर। 105 तांबे की मुद्राएं। तो तांबे का काम तो होना ही होना था, ठीक है। उसके अलावा यहाँ कांसे के आभूषण भी मिले हैं। कांसा, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता में कांसा काम में आया है, तो कांसे का आभूषण भी यहां पर मिला है। कांसे के आभूषण, ये कोई कॉमन बातें हैं। कांसा आते ही तो सिंधु घाटी में ही मिल सकता है, ठीक है। और मकान कैसे होंगे, पक्की ईंटों के होंगे, क्योंकि सिंधु घाटी वाला सीन है मकान। तो ये तो रटने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कालीबंगा में भी तो पक्की के थे वो तो। हाँ, कुछ मात्रा में कालीबंगा पुरानी है इसलिए वहां कच्ची भी है। तो मकान भी ईंटों के ही होंगे, सीधी सी गणित वैसे ही होंगे। यहां पर देखो, अगर अपन बात करें तो यहां पर बाद में भी ये सभ्यता रही है। जब लोहे युग आ गया तब भी ये रही है। यहां पर लोहे की दांतलियां भी मिली है। तो लोहे युग की, सिंधु घाटी का तो मेन है ही। मैंने आपको क्या कहा, एक सभ्यता कई सभ्यताओं को देख सकती है। मेन इसका है वो टाइम पीरियड है रंगमहल का, वो टाइम पीरियड कालीबंगा के आसपास रहा है। बाद में भी ये रही, लोहे युग के अंदर भी रही, और लोहे की दांतलियां मिली है। क्या मिली है, लोहे की दांतलियां मिली है।
उसके अलावा जब लोहे युग खत्म हो गया, राजाओं के राज आए, तब राजाओं के राज आए तो कुषाण कालीन अवशेष यहां विशेष रूप से मिलते हैं। कुषाण कालीन सभ्यता है ये बहुत पूछा जा सकता है। रंगमहल, कुषाण काल की जानकारी रंगमहल से मिलती है क्योंकि यहां पर कुषाण कालीन सिक्के मिले हैं, तो कुषाण कालीन वाला इंपॉर्टेंट लगा रहा हूं मैं। उसके अलावा यहाँ पे जो मंदिर है, मंदिरों में कुछ पात्र मिले हैं जिनमें धूप और दीप किया जाता है। उसके अलावा पूजा में जो घंटी है वो भी यहाँ से मिली है। तो कहीं ना कहीं मंदिर के अवशेष होने की जानकारी है। मंदिर के अवशेष, क्यों मंदिर के अवशेष प्राप्त हुए हैं? क्योंकि यहाँ पर हमें क्या मिला है? पूजा का पात्र मिला है, जो दीप धूप होता है ना, दीप व धूप पात्र। उसके अलावा घंटी भी मिली है पूजा के लिए। तो कहीं ना कहीं मंदिरों के भी अवशेष यहां से मिले हैं। उसके अलावा यहां पर अपन देखें तो यहां पे जो मूर्तियां मिली है वो गांधार व मथुरा कला के मिश्रण है उनमें। ये जो दो, भारत में दो ही मूर्ति कला चलती थी, भारत में दो ही मूर्ति कला चलती थी, दोनों का ये मिश्रण देखने को मिलता है। यहाँ पे जो मूर्तियां मिली हैं, विशेषकर ये पत्थरों की नहीं है, लेकिन ज्यादातर गांधार और मथुरा शैली वैसे पत्थरों की थी। मूर्तिकला तरह की सम्मिश्रण वाली मृण मूर्तियां, ऐसे लिख दूं, मृण यानी मिट्टी की मृण मूर्तियां मिली है। ठीक है, नो बकवास, सीधा एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन। उसके अलावा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी इंपॉर्टेंट ही है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शिव का एक रूप मिला है जिसे कहा जाता है अजेक पाद, वो यहां पर प्रतिमा मिली है। शिव के अजेक पाद स्वरूप की मूर्ति मिली है। यह स्वरूप कैसा होता है शिव का? अजेक पाद स्वरूप, यह एक दुर्लभ मूर्ति होती है जिसमें शिव का जो मुख होता है वो बकरे का होता है और जो शरीर होता है वो मानव का होता है। ठीक है, देह और पैर होते हैं वो हाथी के समान होते हैं, एक ही पैर होता है। अजेक पाद दुर्लभ प्रतिमा है ये। इसमें क्या होता है? मूर्ति प्राप्त हुई है यहां से। ठीक है, अजेक पाद स्वरूप की क्या है? मुख तो किसका होता है? बकरे का, मुख बकरे का होता है और देह किसकी होती है? मानव की। और एक पैर होता है जो हाथी के समान होता है। ये होता है अजेक पाद स्वरूप शिव का। वो मूर्ति यहां से मिली है। उसके अलावा यहां से मिली है महिषासुर मर्दनी, रंगमहल से मूर्ति मिली है। महिषासुर का मर्दन करने वाली, महिषासुर को मार रही है माता, वो मूर्ति प्रतिमा यहां से मिली है, उसका वध करती हुई। उसके अलावा यहां पर एक हमें श्री कृष्ण लीला का प्राचीनतम साक्ष्य मिला है। श्री कृष्ण लीला का प्राचीनतम साक्ष्य रंगमहल से प्राप्त हुआ है। तो ये आपको अच्छी तरह से ध्यान रखना है। चलो एक बार में अच्छी तरह से आपको तीन सभ्यताओं के बारे में आज बात कर रहे हैं। तीन की अभी पहले बात कर ली थी, तो पूरी तरह से इन 6 सभ्यताओं को, जो 4 तो मोस्ट है ही अपनी, इन 6 को भी अच्छी तरह से देखना होगा आपको। तो देखो, तो सबसे पहले हम बात करते हैं जोधपुरा की। जोधपुरा कहां पर है? जयपुर में है। कौन सी नदी के किनारे है? साबी नदी के किनारे। नाम सुना होगा, सेवर की पहाड़ियों से साबी निकलती है जयपुर से, फिर अलवर होते हुए गुड़गांव के पास विलुप्त हो जाती है, किसी ने ज्योग्राफी में अगर ढंग से पढ़ा हो तो जोधपुरा जयपुर के अंदर है, साबी नदी के किनारे है और उत्खनन इसका रतन चंद्र अग्रवाल और विजय कुमार ने करवाया है।
कपिस्वर्णीय, कपिस्वर्ण कैसा होता है, गेरुआ या गेरिक होता है। तो ये जानकारी अगर ऐसे मर्दबांड मिलते हैं तो हमें ताम्र युग की जानकारी देते हैं। और चित्री स्लेटी दूसर मर्दबांड मिलते हैं तो लोहे युग की जानकारी देते हैं। तो दोनों काल देखे हैं इसने, ताम्र युग भी देखा है, लोहे युग भी देखा है, बाद में इतिहास का काल तो देखा ही है। मेन ये ताम्र युग के लिए जानी जाती है, जैसे कि नोहा जानी जाती है भरतपुर वाली। बड़ी बात है जोधपुरा में क्या है, छतों पर टाइल्स का प्रयोग हुआ है। ठीक है, छतों को पर टाइल्स का प्रयोग हुआ है, कुछ मिट्टी को पकाकर टाइल्स टाइप का बनाकर छतों में उपयोग लेते थे। लोहे गलाने की भट्टी जोधपुरा में मिली है, ध्यान रखना है। 2-3 बालाथल में भी मिली थी, जोधपुरा में भी मिली है, सुनारी में भी मिली है। तो 2-3 जगह हैं जहां लोहे गलाने की भट्टी मिली है। ईंटों की दीवार मिली है यहां पर जोधपुरा में, कोई बड़ी बात नहीं है। मिट्टी का स्टैंड मिला है, डिश ऑन स्टैंड कहते हैं जिसको, आप नेट पे डाल के देख सकते हो डिश ऑन स्टैंड क्या होता है। ताम्र काल के मर्दबांडों में सेंधव प्रभाव देखने को मिलता है। सेंधव प्रभाव यानी कि लाल गुलाबी टाइप के, कोई खास बात नहीं है। नगरी, नगरी ऐतिहासिक काल की बहुत बड़ी जानकारी देती है। एक बहुत विशाल साम्राज्य हुआ करता था ये। ठीक है, ये वैसे छोटी मोटी सभ्यताएं नहीं है कि मानव बस गया यार, एक विशाल साम्राज्य था। जैसे पाटलिपुत्र राजधानियां थी मौर्यों की, वैसे ही यहाँ पर सीवी जो वंश के लोग थे वो राज करते थे। हाँ, ये जरूर है कि अपन को इतनी जानकारी नहीं मिलती है, लेकिन कुछ ऐसे स्रोत अपन को फिर भी मिल जाते हैं। तो देखते हैं नगरी, नगरी कहाँ पर है, चित्तौड़गढ़ में है अब तो। इसका प्राचीन नाम उस समय जब ये हुआ करता था तब इसका नाम माध्यमिका या मध्यमिका था। किसकी राजधानी थी ये, सीवी जनपद की राजधानी थी। इस इलाके को सीवी कहा जाता था क्योंकि एक सीवी जाति यहाँ पे राज करती थी। सीवी जनपद के सिक्के यहां से मिलेंगे क्योंकि नगरी माध्यमिका राजधानी है। कौन सी नदी के किनारे है, बेड़च नदी के किनारे। खोज 1872 में कार्लाइल ने खोजा, कोई खास बात नहीं है। उत्खनन 1919 में डीआर भंडारकर, ये ज्यादा क्योंकि विस्तृत उत्खनन इनका ही है, विस्तृत शोध इनका ही है। 1961-62 में शोधराजन का है। माध्यमिका की जानकारी हमें पाणिनि की अष्टाध्यायी से मिलती है। बडली का अभिलेख बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये राजस्थान का सबसे प्राचीन अभिलेख है। प्राचीन अभिलेख है जो लगभग 4वीं-5वीं सदी ईसा पूर्व का है। उस अभिलेख में माध्यमिका का नाम मिलता है। और पाणिनि का अष्टाध्यायी भी उसी समय का है, लगभग 500-600 ईसा पूर्व का। पतंजलि का महाभाष्य है, वो भी यवन आक्रमण की जानकारी देता है कि नगरी में यूनानियों का आक्रमण हुआ था। वराहमिहिर हो या जैन सोमदेव हो, माध्यमिका का उल्लेख इस नगर के रूप में करते हैं। 10वीं शताब्दी में था सोमदेव, तो इसका मतलब है 10वीं शताब्दी तक नगरी एक हजारों सालों से एक विशाल सभ्यता जो है, एक विशाल राज्य रहा होगा। फिर मुस्लिम आक्रमणों के कारण से यह नष्ट हुआ होगा। नगरी, इंडो यूनानी शासक मिनांडर के सिक्के मिले। मिनांडर के सिक्के, इंडो यूनानियों के सिक्के आपको बेराट में भी मिले थे और आपको नगरी में भी मिले हैं, क्योंकि इस बात की पुष्टि आपके यहां पर भी हो रही है। पतंजलि अपनी महाभाष्य में लिख रहा है पुस्तक में यवन आक्रमण, तो शायद वो इसका ही हुआ होगा, मिनांडर का ही, क्योंकि इसी के सिक्के मिले हैं इंडो यूनानी शासक के। यूनानी शासक जो इंडिया में बस गए उन्हें इंडो यूनानी कहा जाता है। कुषाण कालीन मजबूत दीवार मिली है यहाँ पे। हाथीबाड़ा स्थान जो पत्थरों की मजबूत दीवार से सुरक्षित किया गया था, तो शायद यही दीवार रही होगी जिसमें हाथी बांधे गए होंगे। नगरी का अभिलेख सबसे मोस्ट क्वेश्चन है। एक तो राजा सर्वतात की जानकारी है, पहली चीज। अश्वमेघ यज्ञ की जानकारी है, दूसरी चीज। भगवान वासुदेव और श्री कृष्ण के मंदिर बनाने की जानकारी है, भागवत धर्म की जानकारी है इसके अंदर। शिव मंदिर, पूर्व गुप्तकालीन मंदिर के अवशेष यहां प्राप्त हुए हैं। पूर्व गुप्तकालीन से पूर्व के मंदिर, शिव मंदिर डॉक्टर भंडारकर ने खोजा, जो 1919 में शोध कार्य। बौद्ध स्तूप की जानकारी मिली है। ग्रीक रोमन प्रभावयुक्त पुरुष सिर की मूर्ति। पत्थरों से गोसुंडी बावड़ी बनी है, इसके पत्थरों से। नगरी के पत्थर है वो राजा रानी ले जाते थे अपने महलों के लिए, निर्माण के लिए। तो जो गोसुंडी बावड़ी है चित्तौड़गढ़ में, संगार देवी रायमल की रानी की बनाई हुई, उसमें भी इसी के पत्थरों का प्रयोग हुआ है, जीएच ओझा कहता है। और एक ग्रीक रोमन प्रभाव युक्त पुरुष के सिर की मूर्ति मिली है।
ग्रीक रोमन यानी विदेशी प्रभाव देखने को मिल रहा है उसमें। तो ये प्रभाव किससे सिद्ध होता है? इंडो यूनानी, यूनानी मतलब ग्रीक ही तो होते हैं ना ये, ग्रीक मतलब, तो इनके राज की पुष्टि हो रही है, कहीं ना कहीं यूनानियों का राज आया है यहाँ पे। बौद्ध स्तूप की जानकारी भी यहाँ प्राचीन मिल रही है। अकबर यहां पर रुका था नगरी में, जब चित्तौड़ पे आक्रमण, चित्तौड़ के पास ही है, जब उधर से आएंगे तो नगरी आता है, तो नगरी में रुका था वो। दीप स्तंभ, प्रकाश स्तंभ, उपधिवट स्तंभ कहा जाता है, वो यहाँ पे मिले। आग जलाने के लिए रात को सुरक्षा के लिए चारों तरफ ये बनाए जाते थे खंबे, तो वो खंबे यहाँ पर मिले हैं मसाल वसाल जलाने के लिए। रंग महल, रंग महल कहाँ पर है? हनुमानगढ़ में है रंग महल। ये सिंधु घाटी के सभ्यता का ही पार्ट है, जो कालीबंगा है उसी का ही पार्ट है रंग महल, तभी तो हनुमानगढ़ में मिल रहा है, घग्गर नदी के किनारे मिल रहा है। उत्खनन डॉक्टर टेसिटोरी ने, ये तो नॉर्मल है, कोई मेन खास बात नहीं। इसका विस्तृत उत्खनन श्रीमती हन्नारीड ने करवाया था, स्वीडन की थी, ये विस्तृत है 1952 से 54 तक। सिंधु सभ्यता या कालीबंगा जैसा ही है, तो मृद बांड भी वही होंगे, लाल और गुलाबी रंग वाले, जिनमें काले रंग की डिजाइन होगी, सेम होंगे सिंधु घाटी के साथ का या कालीबंगा का। टोटीदार घड़े मिले हैं, बाद में भी ये विकसित हुई थी। सिंधु घाटी सभ्यता तो खत्म हो गई, ठीक है, बाद में इसमें लोहे युग का प्रवेश हुआ है, ठीक है, और लोहे युग का प्रवेश हुआ है और ऐतिहासिक युग का प्रवेश हुआ है। मंदिर ये मिल रही है, मूर्तियां मिल रही है, ऐतिहासिक काल की विशेषताएं हैं। 105 तांबे की मुद्राएं मिली है, कांसे का आभूषण मिला है, मकान पक्की ईंटों से निर्मित थे, ये तो ठीक है, उसके समकालीन था। लोहे की दांतलियां मिली हैं। कुषाणकालीन सिक्के मिले, मोस्ट क्वेश्चन है, मोस्ट लगा दिया है। कुषाणकालीन रंग महल में जानकारी है। मंदिर के अवशेष मिले हैं, जिनमें पूजा के पात्र, ये सब मंदिरों की बातें हैं। पूजा का ऐसा पात्र मिला है जिसमें दीपक भी जला सकते हैं, धूप भी रख सकते हैं। घंटी की भी जानकारी मिली है, मंदिर का अवशेष भी मिला है। गंधार व मथुरा मूर्तिकला की सम्मिश्रण वाली मरण मूर्तियां मिली है, जिसमें गंधार और मथुरा दोनों कला मूर्तिकला की विशेषता देखने को मिलती है। भारत में दो ही मूर्तिकला चलती है, गंधार और मथुरा। मथुरा भारत की खुद की है और गंधार इंडो और यूनानी दोनों की मिक्स है। शिव के अजेक पाद स्वरूप की मूर्ति प्राप्त हुई है। शिव का ऐसा रूप है जिसमें मुख है बकरे का है, देह है वो मानव की है, पैर एक हाथी जैसा है, वो अजेक पाद मुद्रा। महिषासुर का वर्धन करती हुई, उसको मारती हुई माता, उसकी मूर्ति है। श्री कृष्ण लीलाओं का प्राचीनतम साक्ष्य हमें रंग महल से मिला है। ये चीजें हैं जो आपका सिलेक्शन करवाएगी। ये 8-10 सभ्यताएं ऐसी है, 10 अपन पढ़ चुके हैं, और भी जैसे एक क्लास और ले लेंगे अपन 3-4 सभ्यताएं मोस्ट की, ठीक है, फिर तो सिंपल 1-लाइनर क्वेश्चन बनते हैं, किसी सभ्यता से बनते हैं तो, ठीक है। तो इनको अच्छी तरह से आपको तैयार करना ही होगा। जैसे मैं बता रहा हूं बस चलते रहो, फिर मैं अच्छी टेस्ट सीरीज आपको ले लूंगा। आप तो टेंशन मत लो, आप तो तैयारी करते रहो। आपका तो टारगेट निश्चित हो जाना चाहिए। कोई गाइड, कोई किताब कुछ भी नहीं देखनी है, सिलेक्शन करानी है तो टॉप रैंक से सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।